गुड मॉर्निंग। चलिए देखते हैं कि आज के पेपर में कौन-कौन से महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं और जो सिविल सेवा की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो एक बड़ा मुद्दा खड़ा हो चुका है कि एलोपैथी वर्सेस होम्योपैथी। क्या आयुर्वेद अच्छा है कि अंग्रेजी दवा अच्छी है? तो ये एक मुद्दा है जिसमें कई सारे मुद्दे को उठाया गया, इस पर हम चर्चा करेंगे। और दूसरा यहाँ पर टीकाकरण में जो दुष्प्रचार है और कोविड की नीति को लेकर के दुष्प्रचार किया गया, उस पर यह आर्टिकल लिखा गया है, कैसे यह भारत में समस्या उत्पन्न करता है। ये तीसरा आर्टिकल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से जुड़ता है और ये ज्योग्राफी से जुड़ता है, किस प्रकार जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज ने चक्रवात की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया है। तो यह आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। तो ये तीन महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं। बाकी छोटे छोटे आर्टिकल्स को भी हम देखेंगे जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि सिविल सेवा परीक्षा में उससे सवाल पूछे जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज क्या कहा गया है? अति सभी जगह बूढ़ी होती है। अगर आप अति मतलब कि ज्यादा, मतलब अत्यधिक, जैसे अत्यधिक आप खा लीजिएगा तो क्या होगा? परेशानी हो जाएगी। अत्यधिक आप काम कर लीजिएगा तो क्या होगा? थकावट हो जाएगी। अत्यधिक दौड़ लीजिएगा तो क्या होगा? अत्यधिक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अत्यधिक पानी भी नहीं पी सकते हैं। और अति जो विचार में, अति जो पैसे वाली चीज में अगर आ गई है कि आपको बहुत पैसा चाहिए, आपको अति चाहिए, तो यह आपके लिए बुरी है, क्योंकि यह व्यक्ति को तोड़ती है, व्यक्ति को कमजोर करती है और व्यक्ति के अंदर जो गुण है, मानवता के गुण, वो कम होने लगते हैं। तो अति से बचना चाहिए। जितनी आवश्यकता है उतनी ही रखनी चाहिए, क्योंकि यही मानव जीवन को सरल बनाती है और सफल बनाती है। ऐसा भी हुआ कि कोविड के काल में लोगों ने जो कहा गया कि आप हल्दी पीजिए, गरम मसाले खाइए, तो कुछ लोगों ने अति कर दी, ज्यादा मात्रा बढ़ा दी, जिससे उसके अंदर क्या हो गई? समस्या हो गई। और जिन्होंने उनको संतुलित मात्रा में लिया, क्या हो गया? वो ठीक हो गए। ऐसा देखा गया कि एलोपैथी इलाज में भी कई सारी दवाइयां और इंजेक्शन जो है वो अति मात्रा में दे दिए गए, जैसे ब्लैक फंगस और जैसी कई सारी पोस्ट कोविड सिंड्रोम भी आपको दिखा रहे हैं और नई नई बीमारियां भी बढ़ रही है। आज ऊर्जा में व्यवहार की शक्ति के बारे में कहा गया है। तो बड़ी अच्छी बात कही गई है कि व्यक्ति कोई अच्छा बुरा नहीं होता, अच्छा बुरा तो उसका व्यवहार होता है। और मनुष्य की वास्तविक पहचान उसके लिबास, उसके भोजन, उसके भाषा और उसके साधन सुविधाओं से नहीं है। वास्तविक पहचान तो मनुष्य का व्यवहार है। क्योंकि अगर आप अच्छा व्यवहार करिएगा तो समाज में आप ज्यादा अच्छाई बिखरिएगा, और अगर बुरा व्यवहार करिएगा तो आपके समाज में आपका नजरिया, आपके बारे में नजरिया कैसा कैसा हो जाएगा? बुरा हो जाएगा। जिस प्रकार अच्छाइयों के लिए एक लंबा सफर तय करना पड़ता है, जबकि बुराइयों को हर मोड़ पर हाथ मिलाने के लिए तैयार रहती है। अच्छाइयां बहुत लंबे समय से मिलती है, अच्छा व्यवहार के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और बुरा व्यवहार आसानी से आप पर हावी हो जाता है। तो ये अच्छा व्यवहार का मतलब क्या है? इस पे कहा गया कि जीवन की सार्थकता और सफलता का मूल आधार व्यक्ति के वे गुण हैं जो उसे मानवीय बनाते हैं, जिन्हें संवेदना और करुणा के रूप में, दया, सेवा भाव, परोपकार के रूप में हम देखते हैं। और अगर ये गुण आपके व्यवहार में आ गए तो आपका आंतरिक व्यक्तित्व जो है बहुत बेहतरीन हो जाएगा, और यह व्यक्तित्व बाह्य व्यक्तित्व में परिलक्षित होगा और समाज में आपकी स्वीकार्यता बढ़ जाती है। इसलिए कहा भी गया कि व्यवहार वह चाबी है जो सारे दरवाजे खोल देती है। यह चाबी प्रेम, व्यक्तित्व विकास, शक्ति और भक्ति का द्वार खोल देती है, और मानव जीवन को उसके उच्चतम शिखर तक ले जाने में मदद करती है। और अच्छा व्यवहार समाज कल्याण, राष्ट्र कल्याण और पर्यावरण कल्याण के लिए भी काम करता है। यह यूपीएससी के मेंस के लिए प्लस एसे के लिए और केस स्टडी के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एलोपैथ वर्सेस पारंपरिक चिकित्सा पद्धति। आपको पता है कि मनुष्य के शरीर में अगर रोग हो जाता है तो आपको चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है। यह रोग कई प्रकार के हो सकते हैं, शारीरिक रोग हो सकते हैं, मानसिक रोग हो सकते हैं, व्यावहारिक रोग हो सकते हैं। तो यह रोगों की कई प्रकार हो सकती है। जब आपको डिजीज होता है तो इसके दो तरह के इलाज हैं। एक प्राकृतिक उपचार है जो बहुत पहले से चला आया जा रहा है, और एक आपको एलोपैथी, अंग्रेजी उपचार है जो अंग्रेजी दवा के माध्यम से किया जाता है। पारंपरिक उपचार में जनरली उसे आयुष कहा जाता है। आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथ, इससे मिलकर बनता है प्राकृतिक उपचार पद्धति। और एलियोपैथ में जो आप अंग्रेजी दवाइयां देखते हैं वह उसके अंदर आता है। तो विवाद का कारण क्या है? रामदेव बाबा ने वर्तमान में प्राकृतिक जो पद्धति है भारत में, तो कोविड से लड़ने में इसको सक्षम ज्यादा बताए और एलियोपैथी की विफलता को बताए। तो उन्होंने कहा कि भारत में अब होम्योपैथ की तरफ या प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति की तरफ हमें जाना चाहिए। तो यह मुद्दा क्यों है? क्यों एलोपैथ से वो समस्या उत्पन्न हुई? तो अब देखते हैं कि एलोपैथ से क्या समस्या उत्पन्न हुई है। एक्चुअल में आपको पता है कि वर्तमान में एलोपैथ की कई सारी सीमाएं देखी गई है। सीमाएं कैसे है कि अगर किसी को कोविड हुआ तो सबसे पहले उसको हाइड्रोक्लोक्सी
क्लोरीक्वीन जो आपको मलेरिया में होने वाली दवाई थी, इसका प्रयोग की अनुमति दी गई, लेकिन इसको क्या कर दिया गया, यह फेल है, इसका कोई काम नहीं है। बाद में डब्ल्यूएचओ ने भी कहा कि यह कोई काम नहीं कर रही है। उसके बाद रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन क्या गए, इसकी बड़ी चर्चा रही, इसकी कालाबाजारी भी हुई क्योंकि यह एंटीवायरल दवा है और इबोला महामारी में इसका प्रयोग किया गया था। तो रेमडेसिविर जैसे ही इसकी डिमांड बढ़ी वैसे ही समाज में इसकी कालाबाजारी हो गई, लेकिन बाद में डब्ल्यूएचओ और दिल्ली के गंगाराम अस्पताल ने इसे भी खारिज कर दिया कि यह भी काम कारगर नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, आपको प्लाज्मा थेरेपी की बात की गई और कहा गया कि जिनको कोविड हो चुका है उनके बॉडी से प्लाज्मा लेकर के, जिनको कोविड संक्रमण हुआ है उनके अंदर उसके बॉडी के प्लाज्मा डाल देने से उनके अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है। लेकिन इसके भी नकारात्मक असर आ गए और ये नकारात्मक असर के साथ में इस थेरेपी को भी बंद करने का क्या कर दिया गया, सुझाव दिया गया। फिर आपको पता है कि अभी स्टेरॉइड दिया जा रहा है और स्टेरॉइड के बाद फंगस और पोस्ट कोविड जैसे और कोविड के म्यूटेशन में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। तो यह देखा गया कि एलोपैथ चिकित्सा पद्धति ने कोविड के समाधान में एक समाधान नहीं बल्कि एक समस्या के रूप में दिखती है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिएगा कोविड के उपचार में जो प्राकृतिक देसी पद्धति है, जैसे काढ़ा हो गया, हल्दी दूध हो गया आदि देसी दवाओं का जमकर इस्तेमाल हुआ। इसकी महत्ता का अंदाजा इसी तरह से लगाया जा सकता है कि ब्रिटेन और अमेरिका के कॉफी शॉप में हल्दी के दूध मिलते हैं और भारत की आयुष चिकित्सा पद्धति जो है वो बहुत उन्नत है, बहुत अच्छी है और इसको उतनी महत्ता नहीं मिली जितनी महत्ता मिलनी चाहिए, क्योंकि यह भारतीय है, यह स्वदेशी है, यह ब्रिटिश नहीं है, यह विकसित देशों का नहीं है। अगर यह विकसित देशों के पास होता तो आज इनका चिकित्सा क्षेत्र में ज्यादा प्रयोग होता। क्योंकि विकसित देश अमेरिकी देशों में क्या है, एलोपैथी इलाज की पद्धति है, तो उन्होंने उसी को ग्लोरीफाई करके उसी को सर्वश्रेष्ठ स्थापित कर दिया। तो कोविड के काल में लोगों को काढ़ा ने लोगों को क्या क्या राहत दिलाई और जो भारत की चिकित्सा पद्धति है, योगा है, अभ्यास है, फल हैं, विटामिन है, तो इसकी पूर्ति क्या हो गई, चारों तरफ से पूर्ति हुई और लोगों के अंदर समस्याएं का समाधान भी आपको दिखा। और एलोपैथी से वो समस्या का समाधान नहीं दिखा बल्कि समस्याएं कई गुनी बढ़ गई। दूसरी तरफ एक कहानी और दिखती है कि जब कई सारे उदाहरण देखते हैं, जब आयरलैंड में डॉक्टर ने कोरोना इलाज के लिए पारंपरिक पद्धति का सहारा लिया तो इसे अवैज्ञानिक और खतरनाक बताकर खारिज कर दिया। लेकिन कौन ये करवा रहा है, ये ब्रिटेन करवा रहा है। फिर आयरलैंड की सरकार ने या वहां के स्वास्थ्य तंत्र ने उसी परंपरागत चिकित्सा पद्धति को कोविड के ट्रीटमेंट में प्राथमिक रखा और सफलता भी हासिल की। ऐसा ही सेम केस नॉर्वे के केस में हुआ कि एलोपैथी के वर्चस्व वाले अपने वर्चस्व को वहां पर प्रभावित करना चाहते थे, जबकि नॉर्वे ने भी प्राकृतिक उपचार पद्धति का प्रयोग किया। कुछ अफ्रीकी देशों में यह देखा गया कि फार्मा लॉबी के दबाव में पारंपरिक पद्धति से इलाज करने वाले को जेल में डाल दिए गए और जब इसका विरोध हुआ तो फार्मा लॉबी ने हथियार डाल दिए गए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि विकसित देश एलोपैथी इलाज पद्धति को सर्वोच्च मानती है और वह चाहती है कि इसी का हमेशा राज रहे और यह नव साम्राज्यवाद का कभी उपकरण भी है। जबकि भारतीय परंपरागत पद्धति भी क्या है, काफी बेहतर सिद्ध हुई है। जैसे नीम है, अदरक है, तुलसी है, काढ़ा है, इसका अपना वैज्ञानिक महत्व है जो मानव की रोग प्रतिरोधक क्षमता में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट अदा करता है। तो अगर कंक्लूजन में आपको सोचना होगा इस विवाद में, तो आप यह सोच सकते हैं कि कोई भी पद्धति न तो पूर्ण हो सकती है न ही सटीक, और सभी उपचार पद्धति की अपनी महत्ता और भारत जैसे विशाल देश में कोई भी एक पद्धति के सहारे पूरी जनसंख्या की सेहत की रखवाली कर पाना आसान नहीं है। अंतिम उद्देश्य है कि हमें मानव को सुरक्षा करना, बेहतर स्वास्थ्य देना और उसके लिए जो पद्धति कारगर है, अगर एलोपैथी कारगर है तो उसको भी प्रमोट किया जाना चाहिए और अगर आयुर्वेद कारगर है, आयुष कारगर है, उसको भी क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। और विशेष करके थोड़ी सी प्राथमिकता आयुष को देनी चाहिए क्योंकि यह बीमारी से पहले आपको प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने में योगदान देता है और आपको रोगाणु मुक्त रखने में, डिजीज फ्री बॉडी बनाने में इंपॉर्टेंट योगदान देता है। और प्लस ये स्वदेशी है और स्वदेशी ज्ञान परंपरा का प्रचार प्रसार होना चाहिए और भारत के लोगों को भारत की सभ्यता और संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए। तभी लोगों के अंदर यह आत्मगौरव का एहसास दिलाता है और राष्ट्रवाद क्या होता है, मजबूत होता है। इसमें एक स्वतंत्रता सेनानी वीर विनायक दामोदर सावरकर के बारे में कुछ लिखा गया है। आज उनका जन्म दिवस है। तो ये आज़ादी के आंदोलन के अप्रीतम नायक हैं और इतिहास में ऐसे कितने न जाने नायक हैं जिस नायक को इतिहास के पन्नों में क्या कर दिया गया, समेट दिया गया। क्योंकि हमारा इतिहास पूरी तरह तार्किक और परिपक्व तरीके से नहीं लिखा गया, कहीं ना कहीं यह किसी विचारधारा से ग्रसित है। तो वीर सावरकर न सिर्फ क्रांतिकारी बल्कि सामाजिक चिंतक, समाज सुधारक, इतिहासकार, उपन्यासकार, कवि, राजनेता और संगठन करता थे और ये पहले स्वतंत्रता क्रांतिकारी थे जिन्हें 2 बार काला पानी की सजा सुनाई गई थी।
काला पानी की विभीषिका यातना और त्रासदी किसी नरक से कम नहीं है। सावरकर ने न सिर्फ इसको भोगा, बल्कि उन्होंने उस अनुभव को काला पानी नामक एक उपन्यास में भी लिखा। राष्ट्रीय आंदोलन में भी सावरकर की अभूतपूर्व भूमिका थी। सावरकर ने फ्री इंडिया सोसाइटी का निर्माण किया, जिससे वह भारतीय छात्रों को स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित कर सके, और 1907 में 1857 की क्रांति पर एक किताब लिखना प्रारंभ भी की थी। तो कई सारी किताबों को उन्होंने संकलन किया। महात्मा गांधी ने उन्हें वीर कहकर संबोधित किया था। ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, बस 2-3 पॉइंट आपको पता हो। एक कौन सा उपन्यास था? काला पानी। दूसरा, बहुआयामी प्रतिभा के क्या थे? धनी थे, और उन्होंने आपको 2 बार काला पानी की सजा दी। और सावरकर ने फ्री इंडिया सोसाइटी का क्या किया? निर्माण किया कि लोगों में राष्ट्रवादी चेतना का क्या हो? विकास हो। यह बहुत अच्छा आर्टिकल है कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पेपर 3 से जुड़ेगा, और आपको ये ज्योग्राफी से भी जुड़ेगा, और जब चक्रवात के कारण में लिखेंगे तो यह बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये मुद्दा क्या है कि चक्रवात भारत में आ रहे हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन ने क्या किया? समुद्र का तापमान क्या कर दिया? बढ़ा दिया है, और इस बढ़ते तापमान के कारण वहां समुद्र में एक लो प्रेशर ज्यादा बन रहा है, जिससे चक्रवात बनने की दर भी क्या हुई है? वृद्धि हुई है। न सिर्फ चक्रवात बनने की दर में वृद्धि हुई है, बल्कि चक्रवात का प्रभाव भी क्या हो गया? बहुत ज्यादा बढ़ा है, जिससे जन धन माल की भी हानि हुई है। क्योंकि यह दिखाता है कि 1999 में भारत में सुपर साइक्लोन आया था, उसके बाद 2020 में अम्फान आया, और यह भी एक सुपर साइक्लोन था। तो इस आर्टिकल में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के तापमान पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं, जिससे चक्रवात शक्तिशाली हो गए। जनरली अरब सागर में 28 से 29 डिग्री तापमान रहता था, और ताउते तूफान के बाद ये 31 डिग्री था। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे समुद्र गर्म होते जाएंगे, वहां उठ रहे कमजोर चक्रवात तेजी से शक्तिशाली और विनाशकारी रूप लेते रहेंगे, और यह साइक्लोन सुपर साइक्लोन में कन्वर्ट हो सकता है। और बे ऑफ बंगाल में कहा रहा है कि मई में इसका तापमान 28 डिग्री से बढ़कर 32 से 34 डिग्री हो जाता है, और क्लाइमेट चेंज के कारण यह तापमान बढ़ने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए आप देखेंगे कि अभी हाल ही में ताउते तूफान आया, उसके बाद अभी याश आया, उससे पहले अम्फान आया, फिर आपको फेनी आया, हुदूद आया, तितली आई। तो ऐसे न जाने कितने तूफान आपको बंगाल की खाड़ी में उठ रहे हैं। और पिछले मौसम विभाग की एक रिपोर्ट कहती है कि पिछले 1 दशक में अरब सागर और बे ऑफ बंगाल में उठने वाले चक्रवाती तूफानों की संख्या में 11% की वृद्धि हुई है, और जबकि 2014 से 19 के बीच चक्रवातों में 32% की वृद्धि हुई है। तो यह स्पष्ट है कि इस कारण के पीछे ग्लोबल वार्मिंग एक स्पष्ट वजह है, वैश्विक तापमान एक महत्वपूर्ण कारक है। और एक रिपोर्ट आई थी कि अम्फान जो एक सुपर साइक्लोन था, उससे होने वाला नुकसान $14 बिलियन था, और इसके साथ साथ इस चक्रवात लोगों को विस्थापित भी करती है, क्योंकि कोरोना के कारण बहुत सारे लोग क्या हो गए थे? श्रमिक गांव में आ गए थे, जो समुद्र तटीय इलाकों के गांव में रह रहे थे, और जीवन निर्वाह के लिए छोटे छोटे काम धंधे शुरू कर दिए। तो इनका विस्थापन होगा, क्योंकि इस यास चक्रवात से उनकी पूरी आजीविका क्या हो गई? ठप हो गई। तो इसमें कहा गया कि यह गंभीर चिंतन का वक्त होना चाहिए, क्योंकि जंगल की आग हो या टिड्डियों का आतंक हो, अतिवृष्टि हो या भीषण चक्रवात हो, आने वाला समय में प्रकृति अधिक तीव्रता और ताकत के साथ विभीषिका ला सकती है, क्योंकि प्रकृति मनुष्य से नाराज है, मनुष्य की गतिविधियों से नाराज है, और वह अब खुद आक्रामक रवैया हो गई है, और यह आक्रामकता प्रकृति की विभिन्न घटनाओं में दिखती है। यह छोटा सा आर्टिकल टीकाकरण के बारे में, दुष्प्रचार जो है उसके बारे में लिखा गया है। तो यह कहता है कि अभी एक रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया कि बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में यह तर्क दिया गया कि वैक्सीन लगवाने के बाद पुरुष नपुंसक हो जाएंगे, और उनकी संतानें क्या हो जाएगी? विकलांग हो जाएगी। कुछ लोगों ने कहा कि उनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है, तो उन्हें वैक्सीन की आवश्यकता नहीं है। वैक्सीन तो उन लोगों को जरूरत होती है जो बीमार हैं। और यही आंकड़ा ब्रिटेन में भी दिखा कि भारतवासी जो ब्रिटेन में रहते हैं, उसमें 56% भारतीयों ने वैक्सीन लगवाने में दिलचस्पी दिखाई, और 44% लोगों वैक्सीन न लेने में असमंजस की बात सामने आई। तो कहीं ना कहीं आपको अगर समाज में भ्रम हो, तो इससे कई सारी समस्या दिखाई देती है, और वैक्सीन के मामले में भी समाज में भ्रम है, जो सार्वजनिक वैक्सीन नीति को क्या करती है? बाधित करती है। इससे पहले भी विरोध हुआ है। कर्नाटक और तमिलनाडु में चेचक और रूबेला वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान को भारी नुकसान तब उठाना पड़ा जब इसके विरुद्ध यह गलत प्रचार किया गया कि इसमें पशुओं का मांस मिलाया गया है। केरल में भी डिप्थीरिया के खिलाफ चलाए गए टीकाकरण कार्यक्रम की भ्रामक जानकारियों ने प्रभावित किया। तो ऐसा नहीं है कि पहले भी ऐसा होता आया है कि वैक्सीन को लेकर के लोगों को क्या दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, और इसमें भूमिका धर्मगुरु, स्थानीय नेता और उन लोगों की भी हो सकती है जिन्हें सामान्य जन अपना आदर्श मानते हैं। तो ये आज का प्रश्न है मानव सुरक्षा का। तो हमें उद्देश्य होना चाहिए कि सभी को वैक्सीन लगे, लेकिन साथ साथ वैक्सीन के बारे में जो भ्रांतियां हैं, जो समस्याएं हैं, उसका वैज्ञानिक स्तर पर खंडन किया जाना चाहिए, और लोगों के अंदर यह जागरूकता बढ़ानी चाहिए कि यह आपके लिए जरूरी है, किस प्रकार से जरूरी है, क्यों जरूरी है, तभी लोग इस भ्रम से टूटेंगे।
ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। वर्तमान में चल रहा है बहानेबाज इंटरनेट कंपनियां, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या ट्विटर हो, सरकार के साथ इसके तनाव चल रहे हैं और मुद्दा है निजता के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, और मुद्दा है राष्ट्र की संप्रभुता, कानून व्यवस्था की सुरक्षा का। तो इस आर्टिकल को चर्चा करते हैं पहले दूसरे आर्टिकल से। तो जिस प्रकार से व्हाट्सएप से सरकार का इशू चल रहा है, वैसे ही ट्विटर से चल रहा है। तो इस आर्टिकल में आप समझिए ट्विटर वाला मुद्दा क्या है। तो सरकार ने कहा है कि व्हाट्सएप के बाद सरकार ने ट्विटर को भी सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी के मुद्दे पर लोगों को भटकाने के बजाय लोगों भारत के कानून का क्या करे, पालन करे। सरकार ने कहा कि ट्विटर सिर्फ एक इंटरमीडियरीज है इंटरनेट मीडिया का, जो उसे भारत के वैधानिक फ्रेमवर्क में दखल अंदाजी का कोई हक नहीं है। ट्विटर ग्राहकों की आजादी पर भी मनमाना ब्रेक लगाती है और भारत के साथ पक्षपात करती है, क्योंकि ट्विटर ने देश के मुनाफे के कारोबार करने वाली ट्विटर दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था को अभिव्यक्ति की आजादी का अर्थ न समझाए। भारत में आजादी मूलभूत है, लेकिन ट्विटर का रवैया दोहरा है। दोहरा रवैया कैसा है कि वह पश्चिम देश और अमेरिका देश में तो वहां के अधिकारों कानून के अनुसार चलाती है, जबकि भारत में यह नियमों का क्या करती है, उल्लंघन करती है। और जब भारत सरकार उसमें हस्तक्षेप करती है तो वह कहते हैं कि यह अधिकारों का उल्लंघन है, विशेष करके निजता के अधिकार का। साथ ही सरकार के कहने पर ट्विटर ने कहा कि उनका हर आदेश अमेरिका से आता है, भारत में शिकायत तक के लिए उनका कोई मंच नहीं है। जब चाहे किसी को वह ब्लॉक कर सकती है और इसे सुनवाई का अधिकार तक नहीं दिया जाता, और भारत ऐसी मनमानी सहने को तैयार नहीं है। कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। हाल ही में ट्विटर ने क्या किया, लद्दाख के कुछ हिस्सों को चीन के हिस्से के रूप में दिखा दिया, और भारत सरकार के कहने के बावजूद भी इस गलती को ठीक करने में काफी दिन लगा दिए। दूसरा, कृषि विरोधी कानून के दौरान लाल किले पर जो उपद्रव हुआ से जुड़े ट्वीट जो भारत की अखंडता के लिए खतरनाक हो सकते थे, उन्हें हटाने के लिए ट्विटर को कई बार कहना पड़ा, जबकि अमेरिका के कैपिटल हिल्स में उत्पात को लेकर के तत्काल कदम उठाया था। दूसरी तरफ कोरोना के डबल म्यूटेंट को WHO ने इंडियन वेरिएंट कहने से मना किया, लेकिन ट्विटर पर कुछ लोग इसे इंडियन वेरिएंट कह रहे हैं और भारत को बदनाम कर रहे हैं। और भारत सरकार जब इन पर कार्रवाई करने को कहती है तो इनका रवैया भी बहुत ढीला ढाला होता है, कार्रवाई तीव्र नहीं होती है, और तीव्रता नहीं होने पर यह भारत के सामने नवीन चुनौती को उत्पन्न करता है। तो इसमें आपने समझा कि ट्विटर और सरकार के बीच क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है। सरकार ट्विटर को भारत के नियम कानून दायरे के अधीन लाना चाहती है, जबकि ट्विटर अपने आप को संप्रभु संस्था मानती है। न सिर्फ ट्विटर बल्कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, जितने भी ये सोशल मीडिया जाइंट हैं, इंटरनेट मीडिया जाइंट्स हैं, तो यह मुद्दा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। तो अभी हम लोग सरल भाषा में समझ रहे हैं, संडे को हम लोग इसको डिटेल पर चर्चा करेंगे। उसी तरफ आईटी मंत्रालय ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि नए आईटी नियमों के तहत इंटरनेट मीडिया कंपनियों को एक भारत में केंद्र शिकायत निवारण अधिकारी, अनुपालन अधिकारी और नोडल अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी, ताकि इंटरनेट मीडिया के लाखों यूजर्स को उनकी शिकायत निवारण के लिए एक मंच मिल सके। साथ ही सरकार को यह जानने का अधिकार है या सुरक्षित करने का अधिकार है कि राष्ट्र की संप्रभुता, शांति और सुरक्षा के लिए भारत में नियम कायदे कानून को मानना पड़ेगा, और यह कंपनियों को भारतीय नियम कानून के दायरे में आना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ व्हाट्सएप ने केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दरवाजा खटखटाया है और कहा है कि इससे निजता का क्या होगा, उल्लंघन होगा। जबकि सरकार क्या कह रही है, आपको वो सारे नियम कायदे कानून भारत में मानने पड़ेंगे। और सरकार ने कहा कि इंटरनेट मीडिया कंपनी अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में ऐसे ही दिशा निर्देशों का पालन करने को तैयार है, तो फिर भारत में उन्हें क्या समस्या है। इसी मुद्दे पर गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने अपनी राय को रखी, और यह राय काफी बेहतरीन राय है। तो उन्होंने कहा कि जिस देश में हम काम करते हैं उस देश के स्थानीय कानूनों का हमेशा सम्मान करते हैं। इसके अलावा हम सकारात्मक रूप से काम करते हैं, और जब हम सरकारी अनुरोधों का पालन करते हैं तो पारदर्शिता रिपोर्ट में उसका उल्लेख भी करते हैं। पिचाई ने कहा कि स्वतंत्र और खुला इंटरनेट जरूरी है, और भारत में इसकी लंबी परंपरा रही है। एक कंपनी के रूप में स्वतंत्र और खुले इंटरनेट के मूल्यों को हमने हमेशा स्पष्ट रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि तकनीकी का समाज से संपर्क बहुत गहरा है, और इस क्षेत्र में तेजी से बदलाव भी आ रहे हैं, और हम सरकार द्वारा जांच करने और नियामक ढांचा बनाने के अधिकार का पूरी तरह सम्मान करते हैं, चाहे यह यूरोप में कॉपीराइट निर्देशों की बात हो या भारत में सूचना संबंधी नियमन का। तो यह उनको भी समझना चाहिए, अन्य इंटरनेट जाइंट्स, मीडिया जाइंट्स को, कि जो सुंदर पिचाई बात कह रहे हैं कि आपके भेजे में घुसे यह बात, और समझिए कि आपको अगर देश में काम करना है तो भारत के कानून और नियमों का पालन आपको करना ही होगा। तो आप पढ़ते हैं, भारत में एक राष्ट्रीय मुद्दा चल रहा है, यास चक्रवात। तो इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अभी क्या चल रही है, आपको पता है कि भारत ने चक्रवात
आपदा के प्रबंधन में लगभग एक्यूरेसी हासिल कर ली है और मौसम विभाग का पूर्वानुमान पिछले 10 साल में बहुत सटीक और भरोसेमंद साबित हुआ है। साथ साथ भारत की एनडीआरएफ और अन्य टीमों ने बहुत बड़ा राहत कार्य में किया है और लगातार पिछले 4-5 सालों से साइक्लोन से होने वाली मृत्यु दर में बहुत गिरावट हुई है, बहुत कम लोग मर रहे हैं, लेकिन आपको जनधन की हानि बढ़ी है। तो यह भी एक मुद्दा है कि कैसे जनधन की हानि को भी कम किया जाए, जिस प्रकार हमने मृत्यु दर को कम किया है। तो इस आर्टिकल में एनडीआरएफ की बात की गई है कि सबसे पहले हमें आपदा की जानकारी 10 दिन पूर्व मिल गई और एनडीआरएफ की टीम ने तैयारी करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और इनका उद्देश्य था कि पहले की 15 लाख और उड़ीसा के 7 लाख, बंगाल के 15 लाख और उड़ीसा के 7 में 22 लाख से अधिक लोगों को खतरे वाले क्षेत्रों से हटाया गया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का सुखद नतीजा दिखा कि इतने जबरदस्त चक्रवात के गुजर जाने के बाद भी मानव जीवन पर अधिक नुकसान नहीं हुआ। तो अब आपदा आ चुकी है, तो पोस्ट आपदा मतलब पोस्ट चक्रवात के बाद आपको क्या करना है और इसके बाद यही जीवन सुचारू रूप से चालू हो सके तो जरूरी है कि रास्ते खुल जाए, बिजली व्यवस्था सुचारू हो, पानी की सप्लाई जारी रहे, दूर संचार व्यवस्था दुरुस्त रहे। और इसके लिए आपको सारी टीमें क्या हो गई है, जुड़ गई है और वर्तमान में 90% बिजली और 95% संचार व्यवस्था चंद घंटों में दुरुस्त कर दी गई है और एनडीआरएफ की टीमें लगातार इस पर काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ यहां ताउते का प्रभाव दिखाई दे रहा है। गुजरात सरकार यह कह रही है कि ताउते चक्रवात के बाद उन्हें 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो समझिए चक्रवात से होने वाला आर्थिक नुकसान कितना बड़ा दिखाई दे रहा है। वहीं यास चक्रवात पे डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि इस चक्रवात के आने से पलायित हुए लोगों के आश्रय स्थलों पर कोरोना महामारी के कारण स्वास्थ्य की देखभाल करना भी एक बड़ी चुनौती है। तो ये सारे क्या है, चक्रवात के प्रभाव भी हैं। तो चक्रवात इतना प्रभावशाली क्यों होता है, हमने आपको कल भी कहा था, क्योंकि समुद्र का तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो चुका, बढ़ चुका है और इससे तेज हवा चलती है, तेज वर्षा होती है और समुद्र का खारा जल पृथ्वी पर आ जाता है। और यह तीनों कंडीशन जब एक साथ होती है तो वहां पर जितने भी मानव निर्मित अवसंरचनाएं होगी वह क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, बाढ़ आ जाएगी, लैंडस्लाइड होगा और यह कई सारी अवसंरचनाओं को नष्ट करके मानव जीवन को क्या करेगा, समस्या करेगा। इसके साथ ही भारतीय मानसून को भी क्या करेगा, प्रभावित करेगा, क्योंकि इससे भूमि ठंडी हो जाएगी और इससे यह लोगों का पलायन भी बढ़ाएगा, जो जलवायु शरणार्थी कहलाएंगे, जिनके आजीविका के लिए गंभीर संकट उत्पन्न करेगा। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ, छोटा सा यास से जुड़ा हुआ। यास ने 1.5 लाख लोगों को किया बेघर, झारखंड में भी मचाया उत्पात। तो इसका प्रभाव कहां था, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और यहीं से एक झारखंड सीमा चलती है और सीमित स्तर पे बिहार में भी इसका प्रभाव देखने को मिला है। तो इससे क्या हुआ, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। 1.5 लाख से अधिक लोग बेघर हो गए, लाखों घर नुकसान हुए, दुकानें टूटी, पुल टूट गए, नदियां पर उफान हो गई, कई सारे कच्चे घर व पेड़ गिर गए, बिजली के खंभे गिरे। तो इससे कई सारे नुकसान आपको देखने को मिल रहे हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन हुआ और बारिश के कारण मैदानी इलाकों में क्या आ गई, बाढ़ आ गई और 130 से 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने से काफी नुकसान वहां पर हुआ और समुद्र में भी काफी ऊंची ऊंची लहरें उठी। ये सारी परिस्थितियां हैं जो नुकसान को क्या करती है, दिखाती है। चलिए अब आइए कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को देखते हैं, वो घटनाएं क्या है। पहली घटना क्या, कोरोना की उत्पत्ति पर 90 दिनों में रिपोर्ट तलब होगी। अमेरिका ने कहा है कि कोविड-19 वायरस के उत्पत्ति के राज को जानने के लिए अपनी खुफिया एजेंसी को आदेश दिया कि 90 दिनों के अंदर वह चीन के खतरनाक वायरस से जो लैब से लीक हुआ है उसके बारे में क्या करिए, जानकारी दे और रिपोर्ट प्रस्तुत करे 90 दिनों के भीतर। तो इससे पहले डब्ल्यूएचओ इस पर जांच कर चुका है और टीम ने वुहान लैब का भी दौरा किया और मार्च में डब्ल्यूएचओ ने एक रिपोर्ट जारी की कि लैब से कोरोना के फैलने की बात को उन्होंने नकार दिया और इसके साथ ही चीन को क्लीन चिट दी है। तो इस परिस्थिति से डब्ल्यूएचओ पर फिर दबाव भी बढ़ा कि डब्ल्यूएचओ ने कहा कि वह फिर से कोरोना के स्रोत की क्या करेगा, जांच करेगा। और ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि कोरोना के प्रारंभिक मामले मिलने से महीने भर पहले नवंबर 2019 में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से कई शोधकर्ता बीमार पड़े थे। दूसरा क्या है कि चीन ने इतना जल्दी उस वायरस पर कैसे नियंत्रण कर लिया, चीन ने उस पर कैसे वैक्सीन बना लिए और विश्व में जहां जहां नए नए म्यूटेंट डेवलप हो रहे हैं तो चाइना इससे कैसे बचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं यह समस्या दिखाई देती है कि यह मुद्दा है कि यह मानव जनित वायरस हो सकता है। तो देखिए ये घटना कैलिफोर्निया में गोलीबारी हुई है और गोलीबारी में 9 लोग मर गए। तो ऐसा मत समझिएगा कि सब देश बहुत विकसित है, यहां पर भी इस तरह की समस्याएं होती है। और 2021 में सामूहिक हत्याकांड में 86 लोग क्या करके मारे गए थे। इसका मूल कारण क्या है, अमेरिका में गन लाइसेंस मिलना बहुत आसान है, आसानी से आपको गन लाइसेंस मिल जाता है और लोगों का दिमाग खराब हुआ तो लोग अन्य लोगों पर क्या करते हैं, गोलियां चला देते हैं और वहां लोगों का दिमाग ज्यादा खराब होता भी है। वहीं दूसरी तरफ यह बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइना ने हांगकांग पर नियंत्रण करने के लिए चुनावी कानून में संशोधन
का विधेयक पारित कर दिया है। इससे लोगों के मताधिकार में कटौती होगी और वहां बीजिंग समर्थित विधायकों की संख्या विधानसभा में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं कानूनी रूप से हांगकांग पर नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखिएगा फिर हांगकांग में विरोध चालू होगा और चीन हांगकांग मुद्दा फिर से खड़ा हो जाएगा। तो आगे आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को देखिए कि दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक कृषि क्षेत्र कैलिफोर्निया का सेंट्रल वैली इलाका इन दिनों भीषण सूखे की मार झेल रहा है। वहां पानी तलहटी में पहुंच गया है। वहां पर बादाम की खेती सबसे ज्यादा होती है। आलमंड्स की, कैलिफोर्निया के बादाम भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में बिकते हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं, बादाम की खेती से हट रहे हैं और उन फसलों की ओर उन्मुख कर रहे हैं जहां जिसमें पानी कम लगता है। तो इससे बादाम की क्या होगा, बादाम का उत्पादन भी कम होगा। लेकिन आप समझिए कि पूरे विश्व में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव दिख रहा है। इसमें 2-3 लाइन आप समझिएगा कि भारतीय मीडिया जो होता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है और जनता के हित में प्रश्न पूछना, अहम मुद्दों पर विचार प्रारंभ करना और आम जनता को हकीकत से रूबरू कराना मीडिया के मूल में है। तो मीडिया समाज का दर्पण है और जो समाज और देश को उसकी सच्चाइयों का आईना दिखाता है। वहीं पर मीडिया की आलोचना में कहा गया कि दर्पण का ही काम करे मीडिया। कई बार मीडिया सनसनीखेज बनाकर के चीजों को भ्रम प्रस्तुत करती है और टीआरपी के रेस में चीजों को क्या करती है, तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करती है। तो कहा गया मीडिया समाज का दर्पण है। दर्पण का काम चीजों की वास्तविकता को दिखाना है, न कि उसे तोड़ मरोड़ कर। तो मीडिया प्रणाली में भी क्या होनी चाहिए, भारत में सुधार होनी चाहिए ताकि एक स्वायत्त और स्वतंत्र मीडिया व्यवस्था का गठन हो और लोकतंत्र का चौथा पिलर और भी मजबूत हो। जापान में ओलंपिक गेम हो रहा है तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि ओलंपिक नहीं हो, नहीं तो ओलंपिक स्ट्रेन फैलने का खतरा होगा और यह कई म्यूटेंट के गुणों को क्या करेगा, बढ़ाएगा और कोरोना वायरस से लड़ने में एक नवीन चुनौती उत्पन्न होगी। तो कहा जा रहा है कि अभी ओलंपिक रोक दो, खेल वेल रोक दो, लोगों की जान को हमें बचाना है। मुद्दा आग से संबंधित है। उत्तराखंड में जो आपदा आती है, त्रासदी आती है, आग, और यूपीएससी के मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल, इससे बार बार पूछे गए हैं। तो इसको समझिए कि जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध 71% 1% वाला कौन क्षेत्र, उत्तराखंड में फायर सीजन कई बार आता है और यह 15 फरवरी से मॉनसून आने से पूर्व तक रहता है। इस बार भी फायर सीजन रहा और प्रदेश में करीब 4000 हेक्टेयर जंगल को क्या हुआ, नुकसान हुआ। और इससे सिर्फ न सिर्फ जंगल नुकसान होते हैं बल्कि वनस्पतियां भी क्या होती है, नुकसान होती है। आम लोगों की भी मृत्यु होती है और जंगलों में रह रहे जनजीवन को भी क्या होता है, जीवों को भी नुकसान होता है और जल के स्रोत क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। इससे बड़े मात्रा में ब्लैक कार्बन जो पहाड़ों पर जमता है, इससे ग्लेशियर मेल्ट होते हैं और बाढ़ का भी खतरा रहता है। तो यह कहीं ना कहीं ग्लेशियर्स के मेल्ट करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। तो इसमें एक कारण यह भी बताया गया कि आग लगने का, कि जंगलों में नमी सिमट रही है जिसके कारण सर्दियों में भी आग लगती है। इसलिए हमें वन क्षेत्रों में जल संरक्षण करना होगा और जल संरक्षण के लिए हमें उन पौधों को लगाना होगा जो जल को संरक्षित करती है, जैसे बांस, बुराज, मोखू, सिरखू, फलीहाट, रिंगाल जैसी प्रजातियों को। साथ साथ हमें गड्ढे, ट्रेंच और चेक डैम जैसे उपायों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो बारिश की बूंदों को सहेजेंगे, जिससे जल स्रोत रिचार्ज भी होगा और जंगलों में हरियाली रहेगी और तापमान बढ़ने का खतरा नहीं रहेगा। और इससे हमारे जंगलों में आग लगने की संभावना भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यूपीएससी के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि फायर सीजन क्या है और भारत में जंगलों में फायर सीजन क्या हो चुका कि ड्यूरेशन बढ़ चुकी है और इसको समाधान करने के लिए क्या यथार्थ रणनीति की आवश्यकता है। आर्थिक मुद्दे में देखते हैं, आरबीआई ने 2 बात कही है। एक, आरबीआई ने कहा है कि वर्तमान में शेयर मार्केट में जिस हिसाब से ऊंचाइयां चल रही है तो यह देश के लिए सही नहीं है क्योंकि यह बुलबुला फूटने का अंदेशा है। क्योंकि एक तरफ देश की अर्थव्यवस्था में लगातार नकारात्मक गिरावट दिखाई दे रही है, वहीं शेयर बाजार क्या हो रहा है, लगातार उछल रहा है। तो यह कारण हो सकता है कि बाहर से पूंजीपति भारत में निवेश करके शेयर बाजार की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं और जब से वो मुनाफा लेकर के यहां से निकल जाएंगे तो भारत का शेयर बाजार तेजी से धमाक होकर गिरेगा, जो न सिर्फ पूंजी बाजार को बल्कि मुद्रा बाजार को भी क्या करेगा, प्रभावित करेगा। दूसरी तरफ आरबीआई ने कहा है कि जो सहकारी बैंक का भारत में त्रिस्तरीय ढांचा है, तो त्रिस्तरीय ढांचे में संशोधन करने की बात की है। तो सरकार सहकारी बैंक जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विकास के लिए काम करती है, इसका त्रिस्तरीय ढांचा में ये क्या है, प्राथमिक समिति है और डिस्ट्रिक्ट स्तर पे जो आपको जिला सहकारी बैंक होती है और राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक होती है। तो आरबीआई ने कहा है कि राज्य और जिला सहकारी बैंकों का विलय कर दिया जाए क्योंकि कहीं ना कहीं इन सहकारी बैंकों पर राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज्यादा रहता है और कई सारे राज्य सहकारी बैंकों में जमा उपभोक्ता के धन का क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। इससे सहकारी बैंकों का एनपीए बहुत ज्यादा है और जनता का भरोसा भी क्या होता है, कम होता है।
तो आरबीआई का तर्क है कि सहकारी बैंकों में राजनीतिक हस्तक्षेप को खत्म किया जाए, इससे अनियमितता और गड़बड़ी रोकने में मदद मिलेगी। तो आरबीआई ने राज्य सरकार की सहमति के बाद नाबार्ड के सहयोग से एक दिशा निर्देश क्या करेगा, जारी करेगा और जांच करेगा, और जांच करके यह बताएगा कि कैसे चीजों को ठीक ढंग से संचालित किया जा सकता है। इस काम का विरोध भी हो रहा है कि नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया ने यह कहा है कि यह किसानों को जो देने वाली ऋण संस्था है इसमें प्रभाव पड़ेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में लघु कुटीर उद्योग के विकास में भी क्या होगी, बाधा पहुंचेगी। तो ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, सहकारी बैंक से सवाल आ सकते हैं। तो ये हम लोग इकोनॉमिक्स वाली क्लास में इसको डिटेल्स में देखेंगे। तो यहां समझिए मुद्दे क्या उभर रहे हैं, ये थोड़ा सा समझिए। हाल ही में नीति आयोग ने कई सारे मुद्दों पर अपनी राय को रखा है और कई सारे मिथकों को तोड़ा है। तो समझिए कि वो इंपॉर्टेंट मुद्दे क्या हैं। तो उसने कंपल्सरी लाइसेंसिंग पर बात की है। क्या भारत को कंपल्सरी लाइसेंसिंग लागू करनी चाहिए? तो नीति आयोग ने कहा कि कंपल्सरी लाइसेंसिंग बहुत आकर्षक विकल्प नहीं है, यह अधिक मायने रखने वाला फॉर्मूला भी नहीं है। तकनीकी का हस्तांतरण एक कुंजी है और यह उस कंपनी के अधिकार में ही होती है। तो मुद्दा क्या है, कंपल्सरी लाइसेंसिंग वर्सेस वॉलंटरी लाइसेंसिंग। कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्या होता है कि जब किसी दवा पर पेटेंट अधिकार होता है किसी कंपनी का, तो कोई भी देश किसी अपनी एक कंपनी को कंपल्सरी लाइसेंसिंग जारी कर सकता है कि वह बिना पेटेंट या बिना कंपनी की सहमति से उस दवा को बना सकता है। लेकिन इसमें समस्या यह है कि जो कंपनी ने दवा की खोज की है वह अपने तकनीकी ज्ञान को नहीं देता है, जिससे उस कंपनी को उस उत्पाद को बनाने में समस्या उत्पन्न होती है। वॉलंटरी लाइसेंसिंग कंपल्सरी लाइसेंसिंग से एक कदम आगे जाता है, जहां पर जो ये कंपनियां ही क्या करती है, कुछ कंपनियों को लाइसेंस देती है, तकनीकी देती है ताकि वो उत्पादन को बनाए। तो भारत सरकार वॉलंटरी लाइसेंसिंग के पक्ष में है कि वह हमें तकनीकी भी मिले, वित्त भी मिले, ताकि भारत में वैक्सीन का उत्पादन हो। और ये विदेशी कंपनियां जब तक इस दोनों का ट्रांसफर नहीं करती है तो विश्व को वैक्सीन की आपूर्ति की क्या होगी, कमी होगी। और भारत के साथ साथ विकसित अन्य विकासशील देश भी इसका क्या कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। इसमें बाकी और भी कई सारे मुद्दे हैं, आवश्यकता नहीं है, लेकिन कंपल्सरी लाइसेंसिंग और वॉलंटरी लाइसेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।